नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम एम्ब्रेसिंग द एसेंस ऑफ एनएसएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एलिक्सीर फाउंडेशन और द सोशल पर्पस की एक साझा पहल है जिसके माध्यम से एनएसएस की स्पिरिट को और एनएसएस के इम्पैक्ट को सेलिब्रेट किया जा सके। और आज 24 सितंबर है जो कि एनएसएस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इससे बेहतर और कोई दिन हो ही नहीं सकता। और इस खास दिन को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, अजीत कुशवाहा जी। अजीत कुशवाहा जी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने बहुत सारे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कारों से वो सम्मानित किए गए हैं। अगर हम एक एक करके चर्चा करें तो अजीत कुशवाहा जी को राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद पुरस्कार, राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार तथा हाल ही में अजीत जी ने यूपीएससी की बहुत ही कठिन परीक्षा को पास करते हुए यूथ ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हुए हैं। तो एक बार आपको हार्दिक बधाई अजीत जी और आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजीत जी आपने अपना अमूल्यवान समय दिया द सोशल पर्पस के दर्शकों के लिए। सो मैं आपसे आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एनएसएस तक की आपकी कैसी जर्नी रही? आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, कहाँ से आते हैं और आप एनएसएस तक कैसे पहुंचे? बिल्कुल आलोक जी, देखिए चूंकि मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, उन्नाव जनपद में मेरा गांव है और वहां तक मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई है। उसके बाद से हम उच्च शिक्षा के लिए आए थे लखनऊ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप उच्च शिक्षा हायर स्टडीज में जाते हैं तो आपको शहर की तरफ मूव करना पड़ता है। तो चूंकि हमारे गाँव से नियर बाई में लखनऊ चूंकि 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आए। तो लखनऊ आने पे हमने ये देखा कि पहले तो हमारा बिल्कुल साधारण तरह का था, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली कि हम बहुत ज्यादा चीजों को अपनी चीजें निखार सकें वहां पर, कि मुझे लीडरशिप मिले या मुझे कुछ ऐसा काम करने का मौका मिले। तो बहुत ही साधारण तरह से मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की और एक एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट था मैं, और कोई ऐसा विशेष वो नहीं था। एक सामान्य तौर पर पढ़ाई में ऑन एवरेज, वैसे ही मुझे स्कूल के दौरान मुझे मॉनिटर बनने का मौका मिला। तो ये कह सकते हैं कि लीडरशिप का कुछ तो थोड़ा सा अंश रहा होगा। तो मुझे इस तरह से आने का मौका मिला और जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में एडमिशन लिया, तब कुछ लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, अगर आप एनएसएस ले लो तो थोड़ा सा उसमें कुछ सीख सकते हैं। तो क्योंकि वही होता है कि जब हम आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से तो ये भी हमें लगता है कि गांव से जब जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और खासकर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया क्योंकि गांव से आया था, तो गांव से आने के बाद ये भी लगता है कि बीए क्या करना, बीए तो वो गांव में भी कर सकते थे। तो बीएससी में एडमिशन लिया और बीएससी के दौरान फिर ये लगा कि एनएसएस की जो एक्टिविटीज हैं उनमें क्यों प्रतिभाग करना, क्योंकि मैं बीएससी करने आया हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, मुझे और चीजों से कोई मतलब नहीं रखना है। और ऐसा चूंकि हमारे ग्रामीण परिवेश के परिवारों में भी सिखाया जाता है और खुद में भी आकांक्षाएं होती हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके हमें अपनी आगे की चीजों को मूव ऑन करना है। तो ऐसा ही कुछ मुझे भी लग रहा था कि ये सब जो एक्टिविटीज हैं इनमें नहीं पढ़ना है किसी भी तरह की चीजों में, अपने को बस पढ़ाई में बिल्डअप करके आगे बढ़ना है। तो इस तरह से था, लेकिन फाइनली कॉलेज आए, एनएसएस ज्वाइन किया। और अजीत जी, हमारे दर्शक के जानने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि आपने एनएसएस ज्वाइन कैसे किया, वो क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी जो आप एनएसएस की ओर आगे की बढ़े एनएसएस ज्वाइन करने के लिए, और आपने क्या ऐसे प्रयास किए जिसके कारण मतलब आपको राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया? जी देखिए आलोक जी, है क्या कि जब हम कॉलेज में आए तो बड़ा कॉलेज था हमारा, लखनऊ का सबसे बड़ा कॉलेज है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट की स्ट्रेंथ रहती है वहाँ पर। तो एक ऑफिस था जो देखने में बड़ा छोटा सा था, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रहती थी। तो मुझे लगा यहाँ क्या है, पता करना चाहिए जाकर के। तो वो छोटा सा जो ऑफिस था, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का ऑफिस था, तो मैं गया, वहाँ पता चला कि फॉर्म मिल रहा है। उस फॉर्म को जो लोग भरेंगे उनका एक सामान्य सा इंटरव्यू होगा, इसके बाद वो एनएसएस ले सकते हैं। तो लोगों ने बताया कि एनएसएस में आप कुछ चीजें सीखते हैं, कैंप लगता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, स्वच्छता के कार्यक्रम होते हैं, वृक्षारोपण होता है, आप सामाजिक कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से जिनको एक सामान्य सी जो भी मोटी मोटी जानकारी थी उन्होंने बताया। तो फाइनली मैंने खैर फॉर्म भर दिया, जमा कर दिया, और फॉर्म भरने के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद एक नोटिस चिपकाया गया कि आने वाले जो रविवार है उस रविवार को 1 दिन का स्वच्छता कार्यक्रम विद्यालय परिषद में चलाया जाएगा और सभी एनएसएस के वॉलंटियर्स इसमें आएंगे और वो स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। तो वो मेरा पहला कार्यक्रम था, मैं एनएसएस में गया। स्वच्छता के लिए जो भी है, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, अगस्त का महीना, अगस्त सितंबर में बारिश है तो घास भी उगती है और इस तरह का, तो वो सारी चीजें निकल आई जो है स्वच्छता के लिए, झाड़ू फावड़े खुरपी सब अपने अपने लेवल से भाई पूरा परिसर साफ किया जाएगा, और काफी संख्या में बच्चे आए। तो वो पहला कार्यक्रम था जहाँ से स्वच्छता का हुआ। लेकिन मुझे ये लगा कि ये एनएसएस जो इतनी अच्छी स्कीम है और जो वो मैंने पढ़ लिया था कि व्यक्तित्व विकास के लिए काम करता है, तो उससे मेरे दिमाग में ये स्पार्क किया कि ये जो एनएसएस है ये सिर्फ स्वच्छता तक ही सीमित नहीं होगा, इसमें और भी चीजें होंगी। फिर मैंने बहुत कोशिश करके वो डायरी ली, एक एनएसएस की जो डायरी मिलती है तो मैंने डायरी ली और उसको पूरा पढ़ा, क्योंकि तब इंटरनेट भी इतना ज्यादा नहीं था। उसको मैंने पढ़ा, और फिर पढ़ने के बाद ये देखा कि उसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूथ को दे रहा है जिसमें आप अपनी प्रतिभा के हिसाब से कई सारी चीजें उसमें कर सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व हुए उसमें। तो जिसका जो इंटरेस्ट था, एनएसएस को उधर मूव करने की कोशिश की गई कि किसी का अगर इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है तो वो प्लांटेशन और स्वच्छता में चला जाए, किसी का जो है कल्चरल इवेंट्स में बहुत अच्छा उसका इंटरेस्ट रहता है, उसमें काबिलियत है तो वो अपना संगीत में जाए, नृत्य में जाए। किसी बहुत सारे लोगों में नुक्कड़ नाटक की बड़ी एक्टिंग की क्षमता होती है तो नुक्कड़ नाटक में जाए। कुछ लोगों में कुछ लिखने का क्षमता है, तो हम लोग प्रेस रिलीज भी बहुत अच्छी लिखते थे, और लिखने की क्षमता वहीं से आई कि कॉलेज की कार्यक्रम हुआ, उसकी प्रेस रिलीज लिखना है, सर से चेक करवाना है, और चेक करने के बाद तो धीरे धीरे लिखते लिखते प्रेस रिलीज में बहुत अच्छे हम लोग हो गए, आर्टिकल्स लिखने लगे। तो ये चीजें थी कि अपनी क्षमता के अनुसार से हमें क्या संभावनाएं हैं, और हमारा जो ग्रुप था, क्योंकि काम करने वाले लोग तो 10 ही 15 20 होते हैं, तो उनमें ये देखा गया किसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके हिसाब से एनएसएस को ढाला जाए और उसके हिसाब से हमें इस प्लेटफॉर्म को लिया जाए।
क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर कोई इसको बेहतर तरह से इस प्लेटफॉर्म पर यूथ आएगा तो वो बेहतर है और बेहतर तरह से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ अच्छा करेगा जाके। तो हम लोगों ने भी इसी तरह से डिवाइड किया, अलग अलग ग्रुप बनाए। परिणाम ये हुआ कि एनएसएस के दौरान हमारी टीम इतनी स्ट्रांग थी, हमारे कॉलेज का एनएसएस इतना स्ट्रांग था कि हमारे पास नुक्कड़ नाटक की भी बहुत जबरदस्त टीम थी, संगीत की भी अच्छी टीम थी, लीडरशिप वाले रैली निकलनी है तो लीडरशिप का नेतृत्व जो है हमारा कॉलेज ही करता था। तो ये जो क्षमताएं थी ये वही डेवलप हुई हैं और वही सीखा। अवार्ड के बारे में, ये अवार्ड ये मिलते हैं एनएसएस में, क्योंकि बहुत सारे जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं उन्हें तो पता भी नहीं चलता कि ये कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो कैसे ये पता चला कि अवार्ड्स भी मिलते हैं और आप कैसे उस दिशा में आगे बढ़े? 2 साल का एनएसएस कंप्लीट हो गया था और मुझे पता नहीं था कि मुझे आज तक नहीं पता था कि अवार्ड मिलता है। मेरे 2 साल एनएसएस के गुजर गए, जो भी काम था कर लिया और मजा आता था एनएसएस में, क्योंकि वो एनएसएस बिल्कुल लाइफस्टाइल का हिस्सा टाइप बन चुका था कि कुछ काम करना है तो जा रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं और काम वही करते थे जिसमें मन लगता था। बेवजह वाला काम भी नहीं करते थे कि जिसमें मन नहीं लग रहा उसको भी जबरदस्ती करे जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट के हिसाब से करते थे। 2 साल गुजर गए, एनएसएस अवार्ड के बारे में पता नहीं था। तो मेरे सर हैं जो परम आदरणीय अंशुमाली शर्मा सर, वो जो कि हमारे प्रोग्राम ऑफिसर रहे और उत्तर प्रदेश के जो है राज्य संपर्क अधिकारी भी राष्ट्रीय सेवा योजना के वो रहे विगत 7 वर्षों में। तो उन्होंने काफी बेहतर ऊंचाइयों पर एनएसएस को पहुंचाया है। तो चूंकि सर एक फॉर्म भर रहे थे एनएसएस अवार्ड का, तो मैं सर की हेल्प कर रहा था, क्योंकि होता है ना कि हम लोगों के पास फोटोज वगैरह होते हैं, तो सर ने बोला कि भाई तुम लोगों के पास जो फोटोज वगैरह है उसमें कुछ ऐसा एड ऑन करो। तो हम लोग भी उसमें मदद कर रहे थे सर की। तो मैंने सर से ऐसे उत्सुकता पूछ लिया कि सर क्या ये अवार्ड वॉलंटियर्स को भी मिलता है? तो सर ने कहा हाँ बिल्कुल मिलता है। तो 3 दिन बचे थे लास्ट डेट के और उसी के साथ सर की फाइल भी बन रही थी और फिर 3 दिन लास्ट में मैं डे नाइट जाकर के, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरी मदद करी और हम लोगों ने किसी तरह से उस फाइल को बनाया और बना करके फाइनली जो भी है प्रोसेस की कॉलेज से साइन होकर विश्वविद्यालय जाएगी, फिर शासन को जाएगी, शासन से दिल्ली जाएगी। तो इस तरह से मेरी कुछ फाइल गई और फाइनली जब परिणाम आए तो मेरा नाम था उस लिस्ट में और मुझे खुद यकीन नहीं था, मुझे पहले पता ही नहीं था कि अवार्ड जैसी कोई चीज भी एनएसएस में है। तो कुछ इस तरह से एनएसएस के बारे में, अवार्ड के बारे में मैं अवेयर था इस तरह से। तो एक एक करके आपने मतलब राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद यूथ पुरस्कार, तो इतने सारे पुरस्कार लेते वक्त मतलब आपकी क्या भावनाएं थी, मन में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था और इस जर्नी में आप कैसा फील कर रहे थे ओवर द इयर्स जो ये जर्नी रही? देखिए, जब एनएसएस का अवार्ड मिला और चूंकि मैं सैल्यूट करता हूँ एनएसएस के अवार्ड को, चूंकि ये ऐसा अवार्ड है जिसको हमारे भारत गणराज्य के राष्ट्रपति महोदय देते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय के हाथ से इस अवार्ड को मिलना और राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में मिलना, जहाँ भारत रत्न भी मिलता है, पद्मश्री भी मिलता है, ऐसे स्थान पर ऐसी जगह पे ये अवार्ड भी दिया जा रहा है, तो सबसे गौरव की बात ये है हमारे लिए। तो हमने भी उस अवार्ड को जाकर के उस दरबार हाल में प्राप्त किया। तो अवार्ड मिलने के बाद क्या था कि हमारी जो क्षमताएं थी, हमारा जो प्रोत्साहन था वो बढ़ गया, हमारी क्षमताएं बढ़ गई, हमारे अंदर भी कुछ उम्मीद जगी कि नहीं, मुझे कुछ और बेहतर काम करना चाहिए था। अगर मुझे एनएसएस ने, सरकार ने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना है तो बेशक ही उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा जो मुझे चुना है, तो मुझे कुछ और बेहतर कार्य करने चाहिए। तो अवार्ड मिलने के बाद से मेरी जर्नी और तेजी से आगे बढ़ी और हम यूथ के लिए, क्योंकि उस टाइम मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा था, तो हमने मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हम लोगों ने, टीम बना करके काफी बड़े लेवल पे। तो इस तरह से हमारा वो रहा। पर्यावरण के क्षेत्र में, क्योंकि गोमती नदी लखनऊ में बहती है, तो शुरू से ही जुड़ा हो गया था एनएसएस से ही कि हमें पर्यावरण के लिए कुछ गोमती के लिए काम करना है। तो हम लोगों का ग्रुप भी गोमती नदी के लिए काम करने के लिए बन चुका था, जो आज तक चल रहा है। आज भी हमारा ग्रुप उसी तरह से काम कर रहा है। तो ये सब चीजें हम लोगों में वहीं से सीखनी शुरू कर दी और उसी पे काम कर रहे थे। तो ऐसी जर्नी चलती गई। मुझे नेशनल यूथ अवार्ड का भी नहीं पता था। तो कुछ लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि आप काम कर रहे हैं तो नेशनल यूथ अवार्ड मिलता है और इस तरह से। तो मैंने नेशनल यूथ अवार्ड के लिए अप्लाई किया। तो फाइनली मुझे नेशनल यूथ अवार्ड भी 2015 में 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुझे राष्ट्रीय युवा महोत्सव में दिया गया था। तो उसके बाद से तो कुछ जर्नी ऐसी थी कि अपने काम के साथ साथ जितना भी समय मिलता है, एक तो ये है कि आपकी कुछ ड्यूटीज हैं जो आप काम करते हैं, उसके बाद जो भी समय है, चाहे आप वीकली टाइम निकालिए, 15 दिन पे निकालिए, महीने में निकालिए, उस समय के साथ साथ हम लोगों ने अपनी टीम के साथ काम को जारी रखा। जो भी एक्टिविटी थी, जो भी काम था, वो हमारा जारी रहा। और फाइनली ये परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यहाँ राष्ट्रीय युवा पुरस्कार शुरू किया, तो वो भी मुझे दिया गया सन 2021 में। तो ऐसे कॉलेज का भी बेस्ट वॉलंटियर मिला, विश्वविद्यालय का भी, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय स्तर पे भी अवार्ड है एनएसएस का, वो भी मिला। तो अवार्ड से ये है कि हम थोड़ा सा अंदर से मजबूत होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है, हमें थोड़ी सी नई ऊर्जा ऐड होती है कि नहीं, हम कुछ और बेहतर करेंगे और अगर अवार्ड मिला है तो हमें बेहतर काम करके हमें और अच्छे परिणाम देने हैं। तो उसके अवार्ड के बाद आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, आपको बेहतर तरह से काम भी करना पड़ता है, तो ताकि उसको आप अच्छे से जस्टिफाई कर पाएं उसको। तो ये है कि जैसे ही आपको अवार्ड मिलता है, सभी की नजरें आप पर होती हैं और वो देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके हर कदम नोटिस किए जाते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि आपकी ये राष्ट्रीय पुरस्कारों से होते हुए आज यूथ ऑफिसर बनने तक की जो जर्नी है वो कैसी रही है? अगर वो हमारे दर्शकों को बताएं, वो एक बहुत इंस्पायरिंग होगी। बिल्कुल, देखिए जर्नी तो एक अनएक्सपेक्टेड टाइप की लग रही है कि ऐसा नहीं सोचा था कभी कि मतलब ठीक है, बेशक सोचा होगा क्योंकि हायर स्टडीज के लिए आए थे, प्रिपरेशन के लिए आए थे कि मैं प्रिपरेशन करूंगा, एक ऑफिसर बनूंगा, और ऐसी सोच बचपन से थी। और लेकिन एनएसएस में ही ऑफिसर बन जाऊंगा, ये थोड़ा सा चीजें अचानक से बदलाव आई और फाइनली देखिए कि वैकेंसी आई और मैंने अप्लाई किया, प्रिपरेशन करी, तो फाइनली इस तरह से रही। लेकिन वही सब चीजें कहीं ना कहीं मेरी इस पूरी जर्नी में, वो एनएसएस की मेहनत, वो पहले दिन का भी एनएसएस और एनएसएस के दौरान की मेहनत, और जो 20 की जर्नी रही, क्योंकि 2013 में एनएसएस का पुरस्कार मिलना और आज 2023 होना, ये 10 साल की जो जर्नी थी, मैंने इसमें गैप नहीं होने दिया।
मेरी जो चीजें चल रही थी, मैं बीच बीच में चूंकि जॉब भी कर रहा था, अपनी प्रिपरेशन भी कर रहा था, पढ़ाई भी चल रही थी, लेकिन इसके बीच हमारे सामाजिक कार्य भी उसी गति से चल रहे थे। तो टाइम मैनेजमेंट का इसमें बड़ा अहम रोल रहा है कि हम लोग संडे के दिन, छुट्टी के दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करते थे। तो ये सब चीजें हुई। तो फाइनली एक अनवरत ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी का एक बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम कहीं न कहीं निरंतर किसी चीज में प्रयास करते हैं और एक कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, तो उसके परिणाम बेशक देर से आते हैं, लेकिन परिणाम सार्थक आते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारी इस जर्नी में रहा। तो हमारा जब अभी इंटरव्यू था, तो आपको बताएं कि इंटरव्यू में जो हमारे पैनल थे, क्योंकि यूपीएससी का पैनल है, तो बड़ा सम्मानित पैनल होता है और बड़े अनुभवी लोग होते हैं। तो उनकी जो पूरी जो मैं इंटर किया हूँ, तो उनके पहले शब्द थे, क्योंकि मैंने सारी चीजें अपलोड की हुई थी, अवार्ड और फोटो वगैरह, क्योंकि कुछ चीजें अपलोड की जा सकती हैं फॉर्म के साथ। तो उन्होंने प्रिंट्स लिए हुए थे। तो उनका पहला शब्द था कि आइए आइए, आपने काफी कुछ अचीव किया हुआ है, आपने तो काफी कुछ अचीव कर रखा है। तो इनके चेयरमैन साहब के ये शब्द सुनते ही मेरे अंदर जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो डबल हो, कि अक्सर होता है पैनल के सामने जाते ही हम नर्वस हो जाते हैं, हम बता नहीं पाते हैं, हम थोड़ा परेशान होने लगते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरे अंदर एक अलग पॉजिटिविटी मेरे चेहरे पे दिख रही थी। और मेरा इंटरव्यू कैसे 35 से 40 मिनट गुजर गए मुझे भी नहीं पता। उन्होंने मेरी पूरी एनएसएस की जर्नी, सोशल और जो मैं नमामि गंगे में काम कर रहा था, गंगा के बारे में, सामाजिक कार्यों के बारे में, बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, मेरे विचार जानना चाहा उन्होंने। तो बेशक वो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे मेरी चर्चा में मुझे। तो इस तरह से बड़ी सार्थक उन्होंने इंटरव्यू लिया और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे उन्होंने, जिनका कोई यस और नो वाला आंसर भी नहीं था, ओपन एंडेड नहीं थे। उनमें एक पूरा पैराग्राफ समाहित था ऐसे क्वेश्चन थे। आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट रैंक हमें यूपीएससी ने फाइनली दी। तो कहीं ना कहीं वो पूरी मेरी जो 13-12 साल की जो यात्रा रही है, उस 12 साल की जो तपस्या रही है, और उसमें मुझे लगता है कि हमारी एनएसएस की मेहनत, हमारी पढ़ाई, हमारी और भी जो सामाजिक कार्य रहे हैं, चाहे वो रक्तदान के माध्यम से हमने किसी को ब्लड दिया हो तो उनकी दुआएं रही हो, तो ये सब चीजें उसमें शामिल रही हैं। हर एक का इसमें अंश है। तो इस तरह की कुछ यात्रा रही है ये। आपको पुनः पुनः हार्दिक बधाई अजीत जी। और जैसे कि आप अभी यूथ ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहेंगे एनएसएस में, तो एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से आपके कंधे पर रख दी गई है। और बिल्कुल इस तरीके से देख रहे हैं कि ये परिवेश बदल रहा है और सोसाइटी कन्वर्ट हो गई है सोशल मीडिया में। और अब यूथ जिस तरीके से हम देखते हैं, उसका इंक्लिनेशन जितना सोशल मीडिया पे कंटेंट को लेकर के जितना इंक्लिनेशन है, उतना कम्युनिटी से एंगेजमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता जा रहा है। तो आप इस चेंजिंग परिवेश में, इस बदलते परिवेश में, आपको क्या लगता है कि एनएसएस कैसे इवॉल्व कर सकता है और एज ए यूथ ऑफिसर आप कैसे योगदान दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, सोशल मीडिया आने से क्रेज तो बढ़ा है युवाओं में, युवाओं को प्लेटफॉर्म भी मिला है, कनेक्ट भी हुए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भी साझा हो रही है। आज हम बैठ करके पूरे देश की गतिविधियां देख पा रहे हैं। हम सब भी, मुझे लगता है हम और आप अगर आज कनेक्ट हुए हैं तो ये सोशल मीडिया की ही देन है। तो इस तरह से जुड़े हैं, तो ये इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि जो हमारा जमीनी जुड़ाव है, जो हमारे जैसे एनएसएस में हम देख रहे हैं कि युवाओं में सोशल मीडिया का क्रेज है, तो सोशल मीडिया को अगर पॉजिटिव वे में देखें कि लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश के लोग कनेक्ट हुए हैं, तो यूथ भी कनेक्ट है, अच्छी चीजें सीख भी रहा है। लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि जो हमारा एनएसएस का मूल मकसद था कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस, तो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द को भी ना भूलें, कम्युनिटी सर्विस को भी ना भूलें, क्योंकि हम जब कम्युनिटी में नहीं जाएंगे तो हम सीखेंगे क्या। तो हमारा जो समाज से जुड़ाव है, हमें वो बनाए रखना है। बात मैं वही कह रहा था उदाहरण के तौर पे कि अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात अगर सिर्फ ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे करते रहेंगे और धरातल पे एक भी पेड़ नहीं लगाएंगे, तो ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि हमारा आने वाले समय में बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो हम पहले तो ग्राउंड पे पेड़ लगाएं और उसके बाद हम ये दिखाने के लिए, बताने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए बताएं कि भाई हमने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से हमने इतने वृक्षारोपण किए हैं, और इसके हम उसका रिपोर्ट भी दें कि हमारे 3 साल बाद हमारे पेड़ ऐसे हो गए हैं, 5 साल में इतने बड़े हो गए हैं, ताकि लोगों को भी ये समझ में आए कि नहीं, इन्होंने जो काम किया था उसके अब परिणाम आने शुरू हो गए हैं। तो कोई भी हम काम करें उसमें पहले तो हमें ग्राउंड पे जाना होगा, ग्राउंड पे काम करना होगा, क्योंकि हमारे इसमें जो पहला शब्द जुड़ा है सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास। तो हम समुदाय में जाएंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, और समुदाय में जाने से पहले युवाओं के लिए ये भी जरूरी है कि हमें अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी प्रतिभा के हिसाब से अपने आप को पहले पहचान लें कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हमारे में क्या प्रतिभा है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में हम अच्छा कर सकते हैं उसी क्षेत्र को हम लेकर के आगे बढ़ें, तो उससे और भी बेहतर परिणाम आएंगे, क्योंकि हम उस क्षेत्र में फिर और बेहतर काम कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा युवाओं को जरूरत यही है कि हम पहले ग्राउंड पे काम करें, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स लें, उन चीजों को हम फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास करें। और ये पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है। कोविड पीरियड में हम सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थे, और हम लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों लोगों को ऑक्सीजन दिया, हजारों लोगों को ब्लड दिया। तो ये पूरे एनएसएस की पूरी टीम, पूरे देश की टीम जुड़ी हुई थी। तो इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से भी हमारे वॉलंटियर्स ने यूज किया है। तो इसको हम पॉजिटिव वे में यूज करेंगे। और जिस तरह की सीरीज आपने शुरू की है, ये भी एक बड़ा सकारात्मक वो है कि इस तरह के पॉजिटिव इंटरव्यू जाएंगे। आपने जितने भी लोगों को चिन्हित किया है, और बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं, वो सीखेंगे, जानेंगे, उनके अनुभव से कुछ सीखेंगे। तो ये श्रृंखला भी चलनी चाहिए, और इसके माध्यम से वो लोग सीखेंगे, जागरूक होंगे, ये चीजें सोशल मीडिया से एक दूसरे तक पहुंचेंगी। तो इनका भी हमें उपयोग करना है, लेकिन इनका हम उपयोग तभी कर पाएंगे जब ग्राउंड पे कुछ करेंगे। सिर्फ सोशल मीडिया पे ही कुछ चीजें डालने से हम थोड़े दिन के लिए तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन लंबे तरह से सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो ये मैं कम्युनिटी की बात करते हैं, तो कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आप दूर से कम्युनिटी को समझ नहीं सकते। तो अजीत जी,
मुझे आशा है कि जो हमारे युवा साथी, युवा दर्शक जो इस सेशन को देख रहे होंगे, उनको आपकी जीवन की यात्रा से और आपका जो पैशन है कम्युनिटी सर्विस को लेकर के, उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिल रही होगी। तो इसी आशा से हम अपने इस इंटरव्यू के अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है, जो थोड़ा मजेदार सेगमेंट है, स्टोरी टाइम, जिसमें मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी जो एनएसएस की जो लंबी यात्रा है, उसमें से कोई भी एक ऐसी घटना जिसको सोचने से ही, जिसको याद करने से ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती हो, तो अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें तो वो भी एंजॉय कर सके मोमेंट। बिल्कुल, कई ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि एनएसएस, मैंने बोला कि एनएसएस एक लाइफ स्टाइल की तरह लीजिए, और जब लाइफ स्टाइल बनता है तो बहुत सारी घटनाएं, इमोशनल स्टोरीज भी बनती हैं, बहुत सारी फनी मोमेंट्स भी बनते हैं। तो मैं आपको जो शेयर करता हूँ थोड़ा यूनिक भी है, इमोशनल भी है और वो फनी भी है। मेरा पहला कैंप था लखनऊ विश्वविद्यालय में, स्टेट लेवल का कैंप लगा हुआ था, और उस कैंप में मॉक हुआ था, उसका मतदाता जागरूकता का, पोलिंग का पूरा जो है मॉक हुआ था। तो पोलिंग कैसे होती है, वोट कैसे पड़ते हैं, ईवीएम कैसे चलती है, तो उसमें मुझे सुरक्षा अधिकारी का दायित्व दिया गया था। तो सुरक्षा अधिकारी बनने पे मैं अपना एक एनसीसी की वर्दी पहन करके मैं उसमें रोल निभा रहा था। मेरे एक मित्र भी थे मेरे कॉलेज के, तो हम दोनों उसमें सुरक्षा का दायित्व था। तो उसमें बूथ कैप्चरिंग होती है, लोग जो है ईवीएम को खराब कर देते हैं, धक्का मुक्की होती है। तो इस तरह का कुछ एक मॉक इंटरव्यू वो कराया गया, मॉक जो है पोलिंग। तो उसमें हम लोग जो है थोड़ा सा वर्दी में थे, थोड़ा अच्छे से दिख रहे थे। तो दैनिक जागरण ने हमारा फोटो छापा कि मॉक पोलिंग में बूथ कैप्चरिंग हो गई और कोई जो है प्रत्याशी विफल रहा और सुरक्षा अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। तो इस तरह से हेडलाइन थी, और हमारा और हमारे मित्र हैं उनका एक बहुत अच्छे से फोटो उस पर छपा। तो मेरा पहला फोटो था अखबार में वो। तो मुझे पता ही नहीं चला दिन भर, और शाम को पता चला 7-8 बजे के अखबार में फोटो आया है। तो ये हुआ कि अब तो इतना मोबाइल तो था नहीं कि पूरी तरह से हम उसको निकाल लें। तो पता चला कि अब जाना पड़ेगा, और तो अखबार कहीं और मिलेगा नहीं, चारबाग रेलवे स्टेशन के पास मिलेगा। हम लोग हॉस्टल में रहते थे, क्योंकि ये कैंप था तो 7 दिन के लिए हॉस्टल में रोके गए थे। अब हम लोग 8 साढ़े 8 बजे अखबार लेने के लिए निकलते हैं, और वहां जाकर के अखबार लाते हैं। लौट के आते हैं तो हमें 11 बज गया, ठंडक का सीजन, कोहरा, गेट बंद हो चुका था हॉस्टल का। तो हम लोग गेट बंद होने के बाद जो है दीवार पे चढ़ते हैं, दीवार पे चढ़ने के बाद में हॉस्टल के अंदर कूदते हैं। तो जैसे कि हम लोग दौड़ते हैं तो वार्डन भी आ जाते हैं, तो पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। तुम लोग बताते हैं कि हम लोग कैंप वाले हैं और हम रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं। तो कह रहे हाँ, मुझे यकीन हो गया था कि ये काम एनएसएस के बच्चे ही कर सकते हैं। तो बोले गए क्यों थे, तो हमने बताया उनको कि हम अखबार लेने गए थे। तो उनको थोड़ा सा ये भी लगा कि अखबार के प्रति जो इनका क्रेज है वो भी है, लेकिन इसके पहले जो हमने रिस्क उठाया, जो उन्होंने कहा, तो उन्होंने थोड़ा डांटे भी, हंसे भी, बोले यार अखबार के लिए आप लोग इतने समय रात में वहां दौड़े चले गए। तो ये कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे कि हम लोगों ने। दूसरा एक मुझे याद आ रहा है नुक्कड़ नाटक, क्योंकि हम लोग नुक्कड़ नाटक भी करते थे। तो नुक्कड़ नाटक कभी भी करते थे आलोक जी, तो हम लोग उसकी प्रिपरेशन नहीं करते थे। एज इट इज जो भी थीम आप दीजिए, हमारी पूरी टीम थी, 5-6 लोग 7 लोग थे, तो टीम के लोग कभी प्रिपरेशन नहीं करते थे। आप थीम दे दीजिए और वही मौके पे एज इट इज कर देते थे। तो ऐसी कुछ कलाएं थी, तो हम लोग अभी भी याद करके बड़ा हंसते हैं, बड़ी मजाक आती कि यार इतने नाटकी थे हम लोग कि किसी भी सिचुएशन को वहीं ऑन स्पॉट बना करके नाटक कर देते थे। तो ये कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको हम लोग अभी भी याद करके करते हैं कि ऐसे भी दिन हम लोगों ने एनएसएस में किए हैं, जो आज भी हमारे लिए मेमोरी के तौर पे हैं। आपकी वो स्टोरी में जो इमोशनल कनेक्ट था वो मैं रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ कि कैसे उस दौर में न्यूज़पेपर की जो अहमियत हुआ करती थी, वो पहला पेपर था मेरा, वो पहला अखबार था, और कैंप में पहला फोटो छपा था। वो आपके पास है वो फोटो या वो मिला है मेरे पास? नहीं, बिल्कुल मैंने रखा हुआ है, मेरे पास वो पेपर है, और मैं उसको जब भी देखता हूँ मैं याद करता हूँ कि ये मेरा पहला अखबार था जिसमें मैं छपा था, पहला फोटो था मेरा। मेहनत की कमाई। जी। सो अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं अजीत जी, जो है रैपिड फायर राउंड। और रैपिड फायर राउंड की एक ही कंडीशन होती है कि आपको आंसर रैपिडली करना होता है। तो एक एक करके कुछ 1 और 2 क्वेश्चंस होंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपसे रैपिडली आंसर्स की एक्सपेक्टेशन करूंगा। आपकी फेवरेट मेमोरी एनएसएस के साथ कौन सी है? हाँ बिल्कुल, देखिए फेवरेट मेमोरी मेरी प्रेसिडेंट हाउस जाना और वहाँ नेशनल अवार्ड रिसीव करना, वो फेवरेट है, इमोशनल है, और जब भी याद करता हूँ क्योंकि हम बहुत अनभिज्ञ भी है तब, पहली बार दिल्ली जाना, उस अवार्ड को लेना, बहुत सारी चीजें कि हम कैसे दिल्ली जाएंगे, कैसे अवार्ड लेंगे, तो वो मेमोरी आज भी नहीं भूलती है। और अवार्ड रिसीव करते समय दरबार हाल में परम आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब का धीरे से कांग्रेचुलेशंस बोलना और उनका अवार्ड देना, तो वो सब चीजें बहुत याद आती हैं। वो कहीं ना कहीं हमेशा मतलब वो मेमोरी घूमती रहती हैं जब भी फोटो देखता हूँ, जब भी वीडियो देखता हूँ। अगर आपको अपनी जर्नी को, एनएसएस की जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे, इतनी बड़ी जर्नी को एक शब्द में? आप तो ये कह सकते हैं एनएसएस इज अ लाइफस्टाइल। बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स अ वेरी एप्ट आंसर। अभी तक मैंने सेशंस किए हैं, इट्स अ वेरी एप्ट आंसर, लाइफस्टाइल, एनएसएस लाइफस्टाइल। ओके, इमोशनल मोमेंट ड्यूरिंग एनएसएस, आपका कोई इमोशनल मोमेंट एनएसएस के दौरान जो आप शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ? एनएसएस में कह सकते हैं कैंप के दौरान, विशेष शिविर में हम लोग अक्सर ये होता था कि कैंप 7 दिन का लगता था और हम लोग 5, 7, 12, 15 जो पूरी टीम होती थी, हम सब एक ही थाली में खाते थे। कौन किस समुदाय का है, कौन किस धर्म का है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, ये सब भूल करके एक थाली में रख लेना और पूरी राउंड में उस थाली के आसपास बैठ जाना, 10, 12, 15 जितने बैठ पाए, और उसी एक ही थाली से खाना। तो ये जो मोमेंट्स है ना, मतलब एक इमोशनल कनेक्ट भी होता था कि हम पूछ ही नहीं रहे कौन कहाँ, जितनी चीजें पढ़ी हैं, लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, जात के नाम पे लड़ रहे हैं। तो हम लोग एनएसएस कैंप में कहीं ये भी एक मैसेज मिलता था, और कई लोग बड़े इमोशनल हो जाते थे। कैंप के लास्ट डे तो बिना रोए की जाता ही नहीं था, हर आदमी गले लग के रो के जाता था। तो ऐसे कैंप में इमोशनल मोमेंट्स हुए हैं जिनको हम लोग अब भी याद करते हैं तो हंसी भी आती है, और इमोशनल तो होते ही है कि वो दौर भी था। कोई 3 स्किल्स जो आपने एनएसएस से सीखी जो आज भी आपके काम आती हैं?
पहला ये कि मैं बोलता बहुत कम था और माइक के सामने तो बिल्कुल नहीं। तो पहली ये क्षमता मुझे एनएसएस ने दी जिसको मैं बोलना सीखा। और अब तो आप देख रहे हैं मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिए, तो ये खड़ा मुझे बोलने की क्षमता एनएसएस ने दी। लिखने का स्किल, लिखना तो ठीक है, आप देख करके बोलकर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके अंदर आइडियाज का आना और आप अच्छा लिखें जो लोगों के लिए लाभकारी हो, तो ऐसी लेखनी हमें एनएसएस से ही बिल्डअप हुई। क्योंकि हम प्रेस रिलीज लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, लिखते लिखते ही हमें वो चीजें समझ में आने लगी कि नहीं ये हम ऐसा काम भी कर सकते हैं। तो ये क्षमता भी हमें आई वहीं से। और दूसरा ये कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, एनएसएस हमें टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको काम करना होता है। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप पे पढ़ाई वालों की भी नजर होती है, और दूसरा ये भी आप पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपने एनएसएस के चक्कर में पढ़ाई बर्बाद कर ली है। और बहुत सारे युवाओं पे ये लांछन लगता है। तो इस सब के लिए आपको सबसे बेहद जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट करें। जब आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, मैं वही कहता हूँ कि आप जरूरी नहीं है रोज एनएसएस को समय दें या रोज सोसाइटी को समय दें। आप हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में आप 1 दिन निकाल लीजिए, 15 दिन में 4 घंटे निकाल लीजिए, हफ्ते में 1 घंटा निकाल लीजिए, रोज 10 मिनट निकाल लीजिए। हम अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करें और उस हिसाब से हम एनएसएस में काम करें, एनएसएस के हिसाब से चीजों को ढालें, तो हमें सीखने को भी मिलेगा, हमारा व्यक्तित्व विकास भी होगा, हमारी क्षमता वृद्धि भी होगी, हमारा नेतृत्व विकास भी होगा, और हम राष्ट्र के लिए भी और अपने लिए भी कुछ बेहतर इसमें से कर पाएंगे। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो अगला क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको इमोजीज में एनएसएस को अगर बयां करना हो, मुझे लगता है, तो मैं चेहरा याद कर पा रहा हूँ इमोजीज का, कि इमोजीज होगा और उसमें आंखों की जगह 2 लव के जो सिंबल्स आते हैं हार्ट शेप में, हाँ, और स्माइल करता हुआ मुंह का फेस जो बनता है, वो एनएसएस के लिए फिट बैठता है। क्योंकि एनएसएस हमेशा कभी भी देखिए, जितने भी लोग मिलेंगे एनएसएस से जुड़े हुए बड़े सौम्य, बहुत ही रूखड़पन नहीं होगा, उनमें अपनापन होगा, उसमें थोड़ा सा सामाजिक सौहार्द भी होगा, उनमें इमोशंस भी होंगे। तो ऐसा इमोजी फिट बैठता है एनएसएस के एक्सपीरियंस से। तो जैसा कि अभी हमने इतने सेशन में आपकी जर्नी को डिस्कस किया, बहुत सारे नए एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। जैसे 24 सितंबर है, आज के दिन बहुत सारे सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें पहली बार कई एनएसएस वॉलंटियर्स एनएसएस से रूबरू होते हैं। तो आप नए एनएसएस वॉलंटियर्स और जो एग्जिस्टिंग एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, उनको क्या प्रेरित करने वाला कोई मैसेज देना चाहेंगे, अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें? बिल्कुल, देखिए एनएसएस का जो मकसद है, सबसे पहले तो हम इसका मकसद समझ लें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस। तो हम लोग इसको कई बार ये लोग कहते हैं कि आप साधारण तौर पे, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, बहुत सारे यूथ के बीच जाता हूँ, तो उनका मेरा प्रश्न होता है कि आपने एनएसएस क्यों लिया? तो लोग कहते हैं कि सर समाज सेवा के लिए लिया है, सर वो देश के लिए लिया है, हम देश सेवा करेंगे, राष्ट्र सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे। तो एनएसएस पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस की बात करता है। तो मुझे ये मानना है कि जो यूथ है, जो 12th के बाद आ रहा है या फिर हाई स्कूल के बाद 11th-12th में आ रहा है, जो माध्यमिक में भी बहुत सारी जगह एनएसएस है, तो क्योंकि ये जो एज ग्रुप है हमारा 15 से 29 साल के बीच का, इस एज ग्रुप में बहुत सारी सीखने की संभावनाएं होती हैं। और इस ग्रुप को कहते नहीं है ये कच्चा घड़ा है, इसको जिस तरह से आप ढाल देंगे वो उसी तरह से बन जाएगा। तो इनको बनाने के लिए इनको जिस तरह से सिखाया जाएगा, जिस तरह से बताया जाएगा, ये उसी तरह से ढल जाएंगे। तो एनएसएस में हमें सबसे पहले ये सीखना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, हमें अपने आप को बिल्डअप करना। हम पहले अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को हम ऐसा उपयोग करें, इस पे हम अपनी चीजों को सीखें, इसमें अपने आप को मजबूत करें। क्योंकि जब हम स्वयं मजबूत होंगे, स्वयं कुछ सीखेंगे, स्वयं कुछ अच्छा करेंगे, तो हम अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने यूथ के लिए, अपने कॉलेज के लिए तभी कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम व्यक्तित्व निर्माण की श्रृंखला में सबसे पहले हम ये देखें कि इस प्लेटफॉर्म से हम अपने आप में क्या अचीव कर पा रहे हैं। तो हमें हर युवा को मजबूत बनाना है, हर युवा को सक्षम बनाना है। तो हम पहले उसमें संभावनाएं तलाशें कि हमारे हिसाब से। और दूसरा ये चीज में फोकस कर रहा था कि सब में कुछ ना कुछ काबिलियत जरूर है, हर व्यक्ति स्पेशल है। हम अपनी प्रतिभा को पहले जानें, हमारे अंदर ऐसी क्या गुण है हमारे अंदर जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम अपनी क्वालिटीज नहीं जानते हैं और हम दूसरे क्षेत्र में मेहनत करते हैं, उसमें हम असफल भी होते हैं। उसमें हमें लगता है कि नहीं, ये एनएसएस 2-4 महीने, देखिए शुरू में बहुत लोग आते हैं और लास्ट तक जब होता है, ईयर एंड होता है, वो सेशन एंड होते होते लोग कम हो जाते हैं। तो वो यही है, लोगों को कुछ का इंटरेस्ट इन्वायरमेंट पे नहीं है, लेकिन वो इन्वायरमेंट पे काम में आ रहा है, उसको जो है डस्ट से एलर्जी है, उसको मिट्टी में जाने से परहेज है। तो ऐसा आदमी ऐसा काम भी ढूंढ सकता है एनएसएस में कि हम कोई, अब देखिए कितने सारे भाषण प्रतियोगिता होते हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे जो है अलग अलग कंपटीशन हो रहे हैं, जिसमें लिखने के हो रहे हैं, निबंध प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें कई जगह स्पीच देने की बात आती है, कई जगह जो है कैंप में भेजा जाता है, एडवेंचर कैंप्स आते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एनएसएस हमें सिखाता है, हमें देता है और बहुत मौके देता है। आप समझिए कि हम सब लोग इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से चीन भ्रमण के लिए भी गए, चाइना भी गए, वहां भी भ्रमण करके आए। तो बहुत सारे इंटरनेशनल टूर भी जाते हैं, बहुत सारे नेशनल कैंप्स होते हैं, बहुत सारे स्टेट के कैंप्स होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं। और लोकल लेवल पे क्या है कि जितने भी जागरूकता के कार्यक्रम हैं, जितने भी युवाओं के कार्यक्रम हैं, सब एनएसएस के माध्यम से ही संपादित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये देता है। बस जरूरत है हमें अवसर तलाशने की, और अवसर के हिसाब से हमें समय निकाल करके अपना टाइम मैनेजमेंट करके अपनी पढ़ाई के साथ, क्योंकि जब हम पढ़ाई में अगर हम गड़बड़ हो जाएंगे तो भी दिक्कत है, फिर ये आपका एनएसएस काम तो आएगा लेकिन उतना काम नहीं आएगा। इसलिए आप पढ़ाई के लिए आए हैं, आप पढ़ाई को भी बरकरार रखें और पढ़ाई के साथ साथ एनएसएस में सीखते हुए आगे बढ़ें। और जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप कुछ सीखेंगे, आप मजबूत होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति से ही राष्ट्र बनेगा। तो जब हम खुद मजबूत हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जब हम मजबूत हैं तो मेरा देश भी मजबूत बनेगा। तो
ये बहुत इस तरह बहुत से हम लोग कर धन्यवाद सकते अजीत जी। आपने बहुत ही विस्तार में डिटेल में हमारे जो एज ए यूथ ऑफिसर भी आप हमारे एनएसएस वॉलंटियर से अब रूबरू होते ही रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने इंस्पायरिंग जर्नी को हमारे ऑडियंस के साथ, व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑडियंस के लिए, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करने के लिए अगर आप एक रिक्वेस्ट करें तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। बिल्कुल। देखिए आपके दोनों जो संस्थान हैं बहुत अच्छे से और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और यूथ के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यूथ के लिए काम कर रहे हैं, आपने ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं और आने वाले समय में भी जरूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अच्छी चीजों को हमें निकाल करके उन युवाओं तक पहुंचाने के लिए। तो लोग आएं, जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म को मैं यही कहूंगा कि इसको यूटिलाइज करिए। युवाओं का प्लेटफॉर्म है और आप इसको जितना ज्यादा यूटिलाइज करें। और दोनों जो हमारे ये संगठन है, दोनों संस्थाएं हैं, इनके फाउंडर चाहे आलोक जी हों, हमारे मधीश जी हों, दोनों बहुत एनर्जेटिक हैं और आप दोनों जिस तरह से इस काम को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जरूरत है कि आने वाले समय में हम ऐसे वॉलंटियर्स को चिन्हित करते रहें और विशेष रूप से जिन्हें जो अवार्डीज रहे हैं या जिन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया है, जिनकी कुछ स्टोरीज हैं। बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स कुछ इनोवेटिव वर्क भी कर रहे हैं, तो उनके जो इनोवेशन है, क्योंकि कुछ ग्रामीण क्षेत्र में कुछ इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं, उनसे बहुत पूरा गांव का गांव लाभान्वित हुआ है। तो ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित करें, उनकी सक्सेस स्टोरीज को निकाल के लाएं, उनके आइडियाज को निकाल के लाएं और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाएं। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं सन 2047 में हम किस तरह से देश की आजादी के जब हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो 2047 का जो हमारा 25 साल का जो समय है, जो 24 साल अब बच रहे हैं, तो इसमें हम कैसे काम करेंगे। तो वही बात है कि हम सब मिलकर जो काम करेंगे, तो हर एक काम, क्योंकि जब कुछ भी अच्छा करेंगे वो देश के लिए करेंगे, तो हमारे सबकी मिली जुली मेहनत, हम सबकी एकजुटता, हम सबका जो है हमारी जो यूनिटी है, हमारी जो इनोवेशंस है, हमारी जो मेहनत है, तो वो सब जॉइंट एफर्ट से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें और हम सब आगे बढ़ें और एक दूसरे को सहयोग करें। तो जरूर इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे युवा जुड़ेंगे और आने वाले समय में इस जर्नी को हम लोग जारी रखेंगे ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और लोग जुड़े रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, अपना अमूल्यवान समय देने के लिए हमारे व्यूवर्स के लिए। और इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इसी के साथ एनएसएस दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और राष्ट्रीय सेवा योजना से जो युवा जुड़े हैं वो जुड़ें, सीखें और कुछ बेहतर करें। और जब वो बेहतर करेंगे तो हम सबको भी बहुत अच्छा लगेगा।